मैं इस घड़ी को पहनूं या ना पहनूं, ये मेरी मर्जी है, ठीक है। I can use it, enjoy it howsoever in whatever manner I like. I can wear it in my left hand, I can wear it in my right hand, or I can not wear it at all. चाहे इसे बिल्कुल ना पहनूं। मैं हूं अभिषेक आर्य और ये है पाठशाला क्लासेस। दिस इज द यूट्यूब सीरीज फॉर स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। ये इस यूट्यूब सीरीज का चौथा लेक्चर है जिसमें हम स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के सेक्शन 5 के ऊपर डिस्कशन करेंगे। नाउ टॉकिंग अबाउट सेक्शन 5, basically this provision forms part of a group of sections that deal with the specific relief as to recovery or restoration of the possession of property। ये जो प्रोविजन है, जो प्रावधान है सेक्शन 5 का, ये स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के चैप्टर 1 का हिस्सा है और पार्ट 2 के अंदर आता है ऑफ द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। नाउ इफ वी लुक एट द चैप्टर 1, इट डील्स विद द स्पेसिफिक रिलीफ। ये एक विशिष्ट राहत हमें देता है एज टू रिकवरी और रिस्टोरेशन ऑफ पोजेशन। कहने के मायने ये कि अगर किसी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से बेदखल कर दिया जाए, या फिर अगर उसकी संपत्ति उससे छीन ली जाए, या फिर वो व्यक्ति अगर किसी को अपनी संपत्ति दे और वो दूसरा व्यक्ति उसकी संपत्ति वापस ना करे, तो वह व्यक्ति अपनी संपत्ति का कब्जा, पोजेशन दैट इज, वापस पाने के लिए चैप्टर 1 में जो प्रोविजंस दिए गए हैं उनका सहारा लेगा, जिनमें से सेक्शन 5 भी एक ऐसा ही प्रोविजन है। नाउ स्टार्टिंग दिस लेक्चर, I will first like to take you to the Bail Act so as to have a brief outline overview as to what we will be discussing in the lecture. So, as I said that this section 5 which we will discuss, it is part of chapter 1. I specifically mentioned the chapter number. मैंने जानबूझ के चैप्टर नंबर इसलिए बताया है फोर्स देकर, बिकॉज दिस चैप्टर नंबर इज आस्क्ड इन द प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन। ये जुडिशियल सर्विसेज के प्री एग्जामिनेशन में पूछा जाता है कि रिकवरी ऑफ पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी का जो स्पेसिफिक रिलीफ है एसआरए के अंदर, वो कौन से चैप्टर में दिया गया है, कौन से चैप्टर में निहित है। So this question was asked in the Chhattisgarh Judicial Services Examination, Madhya Pradesh Judicial Service Examination, as well as Himachal Pradesh Judicial Service Examination. So we are discussing it only and only because it is important for us. Okay. Now, so chapter number is important. This is part of chapter 1 and also part. ये दूसरे पार्ट में आता है। तो द हेडिंग ऑफ पार्ट 2 इज स्पेसिफिक रिलीफ। तो हमने पहली क्लास में, अपने पहले लेक्चर में, जो 7 तरह के स्पेसिफिक रिलीफ्स देखे थे, वो सब स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के दूसरे पार्ट में आते हैं। तो ऑल द स्पेसिफिक 7 स्पेसिफिक रिलीफ्स which are granted by specific relief act are contained in which part? It is contained in part number 2. So this part number is also important and it is also asked in the preliminary examination, right? तो 7 तरह के स्पेसिफिक रिलीफ्स हमको मिलते हैं। उनमें से जो पहला स्पेसिफिक रिलीफ है वो है रिकवरी ऑफ पोजेशन ऑफ द प्रॉपर्टी। अगर कोई हमसे हमारी प्रॉपर्टी छीन ले, बेदखल कर दे हमें, तो हम उस प्रॉपर्टी का कब्जा, पोजेशन कैसे वापस पाएंगे, इस चैप्टर में जो सेक्शंस दिए हैं उनके थ्रू वापस पाएंगे। तो चैप्टर 1 डील्स विद द रिकवरी ऑफ पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी, राइट। तो द नेक्स्ट वी हैव डिस्कस्ड 2 क्वेश्चंस फॉर प्री, है ना, पार्ट नंबर एंड चैप्टर नंबर। द अदर क्वेश्चन दैट माइट अराइज इन आवर प्री एग्जामिनेशन इज दैट दिस चैप्टर 1, इस चैप्टर में 4 सेक्शंस हैं, 5, 6, 7 and 8।
Okay, now section 5 and 6 is confined as to the recovery of possession of immovable property. अगर कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी से हमें बेदखल कर दिया जाता है तो हम सेक्शन 5 या सेक्शन 6 का रिकोर्स अपनाएंगे, सेक्शन 5 या सेक्शन 6 में कोर्ट से हेल्प मांगेंगे, सो एज टू रिस्टोर, रिकवर, गेन बैक द पोजेशन ऑफ आवर प्रॉपर्टी। ठीक है, अब किन सिचुएशंस में सेक्शन 5 लगेगा, कब सेक्शन 6 लगेगा, दैट वी विल डिस्कस इन द लेक्चर्स, राइट। We are to know now that section 5 and 6 only deal with immovable property. ठीक है, अगर हमें immovable property का कब्जा चाहिए तो we will look at section 5 or section 6, right? Now moving forward, the next remaining sections are section 7 and 8. सेक्शन 7 और सेक्शन 8 जो है they are confined to movable property. They are confined to movable property. Section 7, section 8, if we want possession of our movable property that is being wrongfully taken from us, अगर हमसे हमारी कोई संपत्ति which is movable in nature हमसे छीन ली गई है, वापस नहीं दी जा रही है, तो हम सेक्शन 7 और सेक्शन 8 की हेल्प लेंगे to get back the possession of that property. Okay, so now we know that section 5 and section 6 relate to immovable property and section 7 and section 8 relate to movable properties. So I hope both these three important borderline things are clear. Now before first jumping into as to what section 5 says, because this lecture is dedicatedly focused on section 5, this itself reiterates its importance. ये इसकी importance, इसका महत्व दर्शाता है कि हम सिर्फ एक लेक्चर पूरा सेक्शन 5 को डिवोट कर रहे हैं। तो सेक्शन 5 में सीधा जंप करने से पहले, इसको सीधा पढ़ने से पहले, इट इज इंपॉर्टेंट दैट वी फर्स्ट प्रिपेयर आवरसेल्फ, वी शुड आर्म आवरसेल्फ विद सर्टेन लीगल प्रिंसिपल्स जो कि हमें इस सेक्शन को समझने में काम आएंगे, नॉट ओनली दिस सेक्शन बट ऑल द सेक्शंस ऑफ चैप्टर 1। ठीक है, चैप्टर 1 को भली भांति अच्छे से इन डेप्थ टू द वेरी कोर समझने के लिए हमें कुछ 3-4 इंपॉर्टेंट लीगल प्रिंसिपल्स को जानना जरूरी है। अगर हम इनको अच्छे से जान लेंगे, आवर जर्नी ऑफ अंडरस्टैंडिंग दीज लॉज विल बिकम वेरी स्मूथ। ओके, सो मूविंग फॉरवर्ड, द फर्स्ट लीगल प्रिंसिपल, पहला कानूनी सिद्धांत जो हमें जानने की जरूरत है वो ये है कि दो कंसेप्ट होते हैं, पोजेशन का एंड ओनरशिप। नाउ बोथ दीज वर्ड्स विल रीअकर, ये बार बार हमारे सामने आएंगे जब हम चैप्टर 1 को पढ़ेंगे। ठीक है, सो इट इज इंपॉर्टेंट दैट वी फर्स्ट अप्राइज आवरसेल्फ, हम इन दोनों को पहले ही सीख लेते हैं कि इनका मतलब क्या है, क्या इंपॉर्टेंस है, क्या राइट हमें इसके अंदर मिलते हैं। सो पोजेशन अगर हिंदी में समझा जाए तो ये कब्जा होता है किसी चीज का। अगर हम किसी चीज के कब्जे में हैं, या फिर अगर इसको ऐसे कहा जाए कि दैट समथिंग इज इन आवर पोजेशन, हम ऐसा कहेंगे हिंदी में कि ये चीज हमारे कब्जे में है, हमारे पास है। एंड व्हाट इज ओनरशिप? ओनरशिप इज नथिंग, हिंदी में अगर शुद्ध हिंदी में कहा जाए तो स्वामित्व होता है, मालिकाना हक। एन ओनर इन हिंदी इज कॉल्ड एज मालिक। ठीक है, a person who is the proprietor is called as the owner, मालिक, मालिकाना हक होता है जिसके पास, जो उस संपत्ति का स्वामी है, मालिक है, that person is called as having the ownership rights, right? And a person who is merely having the control over a property is called a person who is having its possession. Now we know the borderline, the outline of both these words. अब हमें इनको लीगली जानना है कि कब कानून में कहा जाएगा कि एक व्यक्ति के पास किसी प्रॉपर्टी का कब्जा है, पोजेशन है। सो अ पर्सन विल बी सेड टू हैव पोजेशन ऑफ अ प्रॉपर्टी if that person has its corpus as well as its animus. Corpus is nothing but the physical control of the property.
अब ये पेन मेरे हाथों में है, दिस पेन इज इन माई फिजिकल कंट्रोल, so you will say that I am having its possession because I have its corpus. This pen is in my physical control, but merely having corpus is not enough. We also need to have animus. Now what is animus? Animus क्या होता है? ये एक ऐसी नीयत होती है, it is an intention to continue to hold the property. Continue to hold the property. जो प्रॉपर्टी मेरे फिजिकल कंट्रोल में है, अगर मैं ऐसा चाहूं ये मेरे कंट्रोल में आगे भी रहे, दिस नियत, दिस इंटेंशन इज कॉल्ड एज एनिमस. जब ये दोनों कॉर्पस और एनिमस मिल जाते हैं, अ प्रॉपर्टी इज सेड टू बी इन माय पोजेशन. अब ये पेन मेरे फिजिकली कंट्रोल में है और मैं ये भी चाहता हूं कि इट शुड रिमेन इन माय कंट्रोल फॉर द नेक्स्ट 1 hour so that I can write on the board and teach something, rather discuss something with you. Okay, so a property is said to be in possession of a person when he is having its physical control, as well as he has the intention that this control should continue, this control should subsist for a longer time. So corpus and animus both combined make possession, make legal possession. ठीक है. Okay, now moving forward, ownership. Now what is ownership? The concept of ownership stands a bit higher than possession. ओनरशिप की बात आती है तो ये पोजेशन से थोड़ा ऊंचा राइट है. क्यों है? क्योंकि यूजुअली जो व्यक्ति ओनर होता है प्रॉपर्टी का, उसके पास 90% ऑफ द टाइम पोजेशन तो प्रॉपर्टी का होता ही होता है. कोई व्यक्ति अगर मालिक है, उस आदमी के पास उस प्रॉपर्टी का पोजेशन तो होगा ही होगा. ज्यादातर 90% ऑफ द टाइम द पर्सन मस्ट बी हैविंग पोजेशन, बट पोजेशन के साथ साथ और क्या होगा? ही विल ऑल्सो बी हैविंग absolute control over that property. Now this absolute control is the distinguishing factor which makes an owner an owner. ये absolute control जो है, संपूर्ण नियंत्रण एक संपत्ति के ऊपर, यही एक मालिक को मालिक बनाता है. Now what is this absolute control? Absolute control is nothing but the right to use or enjoy that property. नाउ फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एक एग्जाम्पल से इसको समझना चाहें, दैट दिस वॉच बिलोंग्स टू मी. कहने के मायने ये कि ये वॉच का मैं मालिक हूं, मैं इस वॉच को ओन करता हूं. नाउ दिस वॉच इज इन माय पोजेशन बिकॉज वी नो दैट 90% ऑफ द टाइम अगर ये वॉच मेरी है, इफ दिस वॉच बिलोंग्स टू मी, आई विल विश कि ये मेरे पास ही रहे. ठीक है. 90% ऑफ द टाइम द ओनर, द प्रॉपर्टी विच इज ओन्ड विल बी इन द पोजेशन ऑफ द ओनर. ठीक है. इसलिए ये घड़ी मेरे लेफ्ट हैंड में है, बट आई एम ऑल्सो हैविंग एब्सोल्यूट कंट्रोल ओवर दिस वॉच. इट मीन्स दैट आई कैन यूज इट, एंजॉय इट हाउसोएवर आई लाइक. ठीक है. मैं इस घड़ी को पहनूं या ना पहनूं, ये मेरी मर्जी है. ठीक है. I can use it, enjoy it howsoever in whatever manner I like. I can wear it in my left hand, I can wear it in my right hand, or I can not wear it at all. चाहे इसे बिल्कुल ना पहनूं. ऐसा क्यों है? ऐसा अधिकार, ऐसा राइट मुझे क्यों है? क्योंकि मैं इसका ओनर हूं. I have absolute control over this watch. Now I can also transfer it, I can also alienate it, I can also sell it. मैं चाहूं तो इस घड़ी को अपने दोस्तों को दे दूं, बेच दूं, सेल कर दूं फॉर अ मनी. एंड इवन आई कैन गिफ्ट इट. मैं चाहूं तो आई कैन गिफ्ट इट, आई कैन डोनेट इट. दिस इज सो बिकॉज आई एम इट्स ओनर. यही चीज दर्शाती है कि मैं इस घड़ी का मालिक हूं, इस घड़ी का स्वामी हूं. ठीक है. बिकॉज आई कैन इवन ट्रांसफर इट इफ आई विश तो. नॉट मेरली ट्रांसफर, आई कैन इवन डिस्ट्रॉय इट. Because I am its master, I am its owner. If I wish, I can throw this watch on the road and not care about it. मैं चाहूं तो इस घड़ी को तोड़ दूं, because मैं इसका मालिक हूं, इसके साथ जो चाहे करूं. I have absolute control over it and it is in my possession also. Okay, so ownership is something which is bit higher than possession. यहाँ इसमें possession तो हमारे पास होता ही होता है, बट उस संपत्ति के ऊपर हमारा एब्सोल्यूट कंट्रोल भी स्थापित होता है. पूरी तरह हम उसके मालिक होते हैं, स्वामी होते हैं. So we know now the difference. Looking at possession, if a person is merely possessing it,
he will not have both these rights. A person who is possessing a property, अगर किसी व्यक्ति के पास संपत्ति का कब्जा है, कॉर्पस और एनिमस दोनों हैं, he can use it or enjoy it in a manner that is allowed by the owner. जो उस प्रॉपर्टी का मालिक है, उसने आपको जितना अलाउ करा है प्रॉपर्टी का एंजॉयमेंट, उतना आप कर सकते हो, उससे ज्यादा नहीं जाओगे. मतलब he cannot transfer it, he cannot destroy it. For example, this pen, if we take the example of this pen again, ये पेन मेरे पोजेशन में है, बट आई एम नॉट इट्स ओनर. मैं इस पेन का ओनर नहीं हूं. So it means I can use it. I can use it to write. I can use it to discuss the law with you all. But something stops me from selling it. I cannot sell it in the market. I cannot destroy it on my wills and fancies, on my whims. Because मैं इसका मालिक नहीं हूं. I am only possessing it. ये बस मेरे कब्जे में है. क्योंकि मैं इसका मालिक नहीं हूं, मेरे पास ये बाकी के अधिकार, बाकी के राइट्स खत्म हो जाते हैं. Okay? So I hope that concept of possession and ownership is clear. Some other point is also remaining. एक point आप और समझें. I will again write possession and ownership. A person who is an owner, usually a person who is an owner, usually he will try that उसकी प्रॉपर्टी है, वो उसका मालिक है, तो उस प्रॉपर्टी का पोजेशन भी उसके पास ही रहे. But sometimes possession may be with other person. ऐसा भी हो सकता है कि ओनर एक आदमी है और पोजेशन दूसरे आदमी के पास. ऐसी भी सिचुएशन, ऐसी भी परिस्थिति किसी ट्रांजैक्शन में क्रिएट हो जाती है. पोजेशन की बात यह है कि कानून ऐसा मानता है कि यूजुअली अ पर्सन हैविंग पोजेशन, इसी चीज का रिवर्स है जो हमने यहां डिस्कस करा, उसी चीज का वाइस वर्सा है. कानून ऐसा मानता है और प्रैक्टिकली भी हम इस चीज को समझते हैं कि जिस व्यक्ति के पास संपत्ति का कब्जा है, यूजुअली हैविंग पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी इज ऑल्सो इट्स ओनर. 90% यही होता है कि अगर किसी व्यक्ति के पास किसी प्रॉपर्टी का कब्जा है और उसको यूज कर रहा है, तो हम यही मानते हैं, कानून भी ऐसा ही मानता है, दैट पर्सन मस्ट बी इट्स ओनर. बट एक्सेप्शंस ऑलवेज एग्जिस्ट, बट इट इज नॉट ऑलवेज द केस. पर ऐसा हमेशा नहीं होता, ऐसा हमेशा नहीं होता. ठीक है, यहां पर भी हमेशा नहीं होता और इधर भी देयर आर सर्टेन एक्सेप्शंस. Now, so as to prove both these points, I can think of an example. मैं एक आपको illustration, एक example से इस चीज को साबित कर सकता हूं, समझाना चाहता हूं कि possession and ownership are different concepts. एक ही व्यक्ति मालिक भी हो सकता है और उसी मालिक के पास संपत्ति का कब्जा भी हो सकता है. यूजुअली ऐसे ही होता है. बट कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि मालिक एक आदमी है और संपत्ति का पोजेशन किसी दूसरे आदमी के पास है. फॉर एग्जाम्पल, इसका बेस्ट एग्जाम्पल है द ट्रांजैक्शन ऑफ लीज. इफ ए इज अ लैंडलॉर्ड, मकान मालिक है, नाम में ही मालिक आ रहा है, लीगली ही इज कॉल्ड एज लेसर. ठीक है, ए इज द लैंडलॉर्ड and B is called as tenant. Legally he is called as lessee. Okay, now A has transferred his house X for lease. 2 साल के किराए पर दे दिया है B को. ठीक है, for 10,000 rupees per month का किराए पर दे दिया है. Now this transaction proves that even though A is the owner, ये मकान मालिक है, पर ये इस अपनी प्रॉपर्टी में जिसको इसने किराए पर दे दिया उसमें रह नहीं रहा है. रह कौन रहा है? रह बी रहा है. बी इज स्टेइंग देयर, बी इज हैविंग द पोजेशन ऑफ दैट प्रॉपर्टी. अब बी इस प्रॉपर्टी को बेच नहीं सकता. ये जिस घर में किराएदार है, ये चाहे तो उस घर को बेच नहीं सकता है और ये उस घर की दीवारें भी खराब नहीं करेगा. दीवारें, विंडो, खिड़की, जंगले जो भी हैं, he will not destroy it, he will not alienate it, because he is not the owner, he is merely the possessor, so he has limited rights. But
बट वी आर टू अंडरस्टैंड इट कि रिस्ट्रिक्शन कुछ ए के ऊपर भी आ जाते हैं एज ही इज नॉट पोजेसिंग इट। क्या रेस्ट्रिक्शन है? प्रैक्टिकली वी कैन थिंक अबाउट इट। इवन दो ए इज द ओनर, ए इस घर का मालिक है, जब तक बी इस घर में रह रहा है, जब तक किराएदार किराया दे रहा है, उस घर में रह रहा है, ए कैन नॉट एंटर इन हिज ओन हाउस बाय हिज ओन विल। ए का मन कर रहा है कि मैं 12 बजे अपने घर में घुस जाऊं, जाके नहीं घुस सकता, बिकॉज बी इज रिसाइडिंग देयर, ही इज हैविंग द पोजेशन ऑफ हिज प्रॉपर्टी, अभी प्रॉपर्टी उसके कब्जे में है। ठीक है, सो दिस ट्रांजेक्शन ऑल्सो शोज दैट देयर इज इंपॉर्टेंस ऑफ पोजेशन इन द आइज ऑफ लॉ। कानून संपत्ति के कब्जे को भी इक्वली महत्व दे रहा है। इवन दो ए इज द ओनर, बट ही कैन नॉट एंटर इन हिज ओन प्रॉपर्टी विदाउट द विल ऑफ बी। अगर बी गेट ना खोले तो ए कैन नॉट फोर्सिबली एंटर इन हिज ओन हाउस। ओके, so this was the example, and now moving forward, पहला प्रिंसिपल तो ये हो गया which made us understand the difference between the concepts of possession and ownership। हमने स्वामित्व और कब्जे के बीच में फर्क जानने का प्रयास किया है। now second thing is that दूसरा कंसेप्ट है, इसमें हम तीन छोटे छोटे सिद्धांतों को सीखेंगे, कुछ लीगल प्रिंसिपल्स है इंपॉर्टेंट which need to be discussed। The first is that possession is the prima facie। now what is prima facie? प्रथम दृष्टया, दूर से देखने पर ऐसा लगेगा। possession is prima facie एविडेंस, साक्ष्य है। कब्जा प्रथम दृष्टया साक्ष्य है किस चीज का? स्वामित्व का। अगर इसको सिंपल भाषा में समझा जाए, किसी व्यक्ति के पास अगर किसी संपत्ति का पोजेशन है, कानून, इवन अस सिंपल पीपल, लेमैन विल सी दैट अ पर्सन इज हैविंग पोजेशन ऑफ अ प्रॉपर्टी, ही मस्ट बी इट्स ओनर। ठीक है, 90% of the time we will think that person is having possession of property। I am possessing this watch, I am wearing this shirt, I am wearing my shoes। you may think, looking as a third person, while looking at me, you might have this apprehension that I must be owning them। ये वॉच, ये घड़ी मेरी ही होगी, क्योंकि ये मेरे कब्जे में इसलिए है क्योंकि मैं इसको ओन करता हूं। ये शर्ट मैंने इसलिए पहनी है क्योंकि मैं इसे ओन करता हूं। ठीक है, तो पोजेशन क्या है? ये हमें प्रथम दृष्टया ये दर्शाता है, अगर किसी व्यक्ति के पास संपत्ति का कब्जा है तो वो जरूर 90% ऑफ टाइम उसका ओनर भी होगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, इफ यू वॉच मी ड्राइविंग अ कार और राइडिंग अ बाइक, यू मे थिंक, लॉ विल ऑल्सो थिंक दैट आई मस्ट बी ओनिंग दैट बाइक और कार। यही स्टेटमेंट का बेसिक बॉटम लाइन है। Now, a natural corollary of this statement, इसी स्टेटमेंट का एक्सटेंशन एक और प्रिंसिपल है, that possession is the 9/10 of law। possession is the 9/10 of law। ये this is a statement with regards to the jurisprudential aspect of possession। ठीक है, तो possession क्या है? ये कानून का अगर 10 हिस्से हैं तो 9 भाग पोजेशन के पास रहेंगे। इफ अ पर्सन वांट टू स्टैब्लिश हिज ओनरशिप ओवर अ प्रॉपर्टी, अगर कोई व्यक्ति किसी प्रॉपर्टी पर अपना स्वामित्व जाहिर करना चाहता है, हक साबित करना चाहता है, एंड इट इज प्रूव्ड, वो कोर्ट के सामने, कानून के सामने ये साबित कर देता है कि ही हैड द पोजेशन ऑफ दैट प्रॉपर्टी, तो कानून क्या कहेगा? ठीक है, you have the possession। if you establish the possession, the law will believe you have fulfilled 9/10 of the obligation। आपने 10 ऑब्लिगेशन में से 9 ऑब्लिगेशन पूरे कर लिए हैं। आपको ऐसा मान लीजिए, अगर 10 मार्क्स का टेस्ट था तो आपको 9 नंबर मिल चुके हैं, बस एक पॉइंट और प्रूफ करना है, जो कि लीगल डॉक्यूमेंट्स होते हैं ज्यादातर। ठीक है, तो दिस स्टेटमेंट शोज द इंपॉर्टेंस ऑफ पोजेशन विच पोजेशन हैज इन लॉ। ठीक है, अगर किसी व्यक्ति के पास किसी चीज का पोजेशन है तो कानून ऐसा मानता है कि आपने उस चीज की ओनरशिप से रिलेटेड 9 पॉइंट तो पहले ही प्रूव कर दिए, क्योंकि पोजेशन इज द प्राइमा फेसी एविडेंस ऑफ ओनरशिप।
अगर आप किसी चीज को पोजेस कर रहे हैं तो जरूर आप उसके ओनर होंगे। एंड दिस स्टेटमेंट ऑल्सो सेज कि आपने उसका 9 पार्ट पूरे कर दिए। यू हैव 9 पॉइंट्स ऑफ लॉ। ठीक है। नाउ द थर्ड इंपॉर्टेंट concept which need to be discussed and understood in detail is that a person having possession of a property, किसी व्यक्ति के पास अगर किसी संपत्ति का कब्जा है, a person having possession of a property has better title. Now a new statement word arises, better title. ठीक है। A person having possession of property has better title over it than the whole world except the owner. तो इस स्टेटमेंट का कहने का मतलब यह है कि अगर किसी व्यक्ति के पास प्रॉपर्टी का पोजेशन है, कब्जा है, तो कानून क्या मानेगा? ही हैज बेटर टाइटल ओवर इट। बेटर टाइटल क्या होता है? टाइटल इज नथिंग बट द राइट अथॉरिटी ओवर इट। टाइटल कुछ नहीं है, बस किसी संपत्ति के ऊपर हक है। द राइट टू पोजेस इट, द अथॉरिटी टू पोजेस इट, अपने पास किसी प्रॉपर्टी को रखने का हक है, क्लेम है। तो अ पर्सन हु इज हैविंग पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी, अगर किसी व्यक्ति के पास संपत्ति का कब्जा है, तो उसको उस व्यक्ति के पास उस प्रॉपर्टी को अपने पास रखने का बेहतर हक है सारी दुनिया से। सारी दुनिया के खिलाफ उसके पास बेहतर हक है, सारी दुनिया से बेहतर उसके पास राइट है उस प्रॉपर्टी को अपने पास रखने का, एक्सेप्ट द रियल ओनर, रियल ओनर को छोड़ के। इसको अगर आप ऐसे समझें दैट दिस पोजेशन, दिस पेन इज इन माई पोजेशन, ये पेन मेरे पास है। नाउ आई हैव अ बेटर टाइटल ओवर इट, मेरे पास इस पेन को अपने कब्जे में रखने का बेहतर हक है पूरी दुनिया से। कहने का मायने ये कि कोई अगर आता है और मुझसे ये पेन छीनता है, तो वो ये पेन मुझसे छीन नहीं सकता। इट विल बी इलीगल। आई कैन रीच कोर्ट फॉर हैविंग द रिकवरी ऑफ दिस पेन इवन दो आई एम नॉट इट्स ओनर। अगर ये पेन मेरे पास है तो लॉ विल से दैट आई हैव बेटर टाइटल ओवर इट। मैं इस पेन को अपने पास रख सकता हूं और कोई दुनिया में मुझसे ये पेन छीन नहीं सकता, एक्सेप्ट द रियल ओनर। पर अगर रियल ओनर मुझसे ये पेन मांगता है, आई एम बाउंड टू रिटर्न हिम टू हिम बिकॉज ओनरशिप इज अ बिट हायर देन पोजेशन। ठीक है। तो इफ आई एम एंजॉइंग पोजेशन ऑफ अ प्रॉपर्टी, आई हैव बेटर टाइटल ओवर इट। अगर मुझे रास्ते में एक घड़ी गिरी हुई मिलती है रोड पर, आई एम इट्स फाइंडर, मुझे वो घड़ी पाई और मैं उस घड़ी को अपने पास रख लेता हूं। नाउ अनदर 2-3 पीपल who are on this road and who have watched me, they cannot take that watch from me, क्योंकि अब वो प्रॉपर्टी मेरे पोजेशन में है एंड आई हैव बेटर टाइटल ओवर ऑल दोज पीपल हु आर स्टैंडिंग ऑन द रोड। बट अगर उस घड़ी का रियल मालिक मुझसे वो घड़ी मांगेगा, तो मुझे वो घड़ी उसे लौटानी पड़ेगी। ठीक है। I hope all these 3 points are clear. These points are nothing but they show the importance of possession. ये सिविल केसेस में, दीवानी के मुकदमों में कब्जे के महत्व को दर्शाते हैं। All these 3 principles show us, apprise us with the importance of possession which it has in the civil cases. Okay, now before moving forward to section 5, it is important that we understand a very small word but having great implication, टाइटल को हमें जानना जरूरी है। ठीक है। बिकॉज सेक्शन 5 का जो पूरा खेल है वो टाइटल के ऊपर ही बेस्ड है। ठीक है। तो टाइटल होता क्या है? टाइटल को अगर हिंदी में कहें तो ये हक होता है किसी संपत्ति के ऊपर, क्लेम होता है, राइट होता है उस प्रॉपर्टी को पोजेस करने का, अथॉरिटी होती है उस प्रॉपर्टी को अपने पास रखने की। ठीक है, ये हक है। तो प्रैक्टिकली स्पीकिंग, अगर व्यवहारिक रूप से इस चीज को समझा जाए, हम किसी भी संपत्ति के ऊपर अपना हक कब जता सकते हैं? हम किसी प्रॉपर्टी के ऊपर हक
तब जता सकते हैं, आइदर वी आर इट्स ओनर, या तो हम उस संपत्ति के मालिक हों, हमारे पास उस प्रॉपर्टी की ओनरशिप हो, तब बोल सकते हैं कि लाओ भाई ये मेरी प्रॉपर्टी है, मुझे वापस कर दो। क्यों कर दो? क्योंकि मैं इसका ओनर हूं, इसलिए मैं अपना हक इस प्रॉपर्टी पर जता रहा हूं। दो ही वेज हैं आप किसी प्रॉपर्टी पर अपना हक दिखा सकते हैं, इन ओनली टू वेज। फर्स्ट इज इफ यू आर इट्स ओनर, आप अपनी प्रॉपर्टी वापस मांग सकते हो। सेकंड, इफ इवन इफ यू आर नॉट इट्स ओनर बट यू हैव enjoyed इट्स पोजेशन फॉर अ लॉन्ग टाइम, आप चाहे उस संपत्ति के ओनर नहीं है, पर आप उस संपत्ति को एंजॉय कर रहे हैं, पोजेस कर रहे हैं, आपके कब्जे में वो प्रॉपर्टी है काफी टाइम से, ये पेन मेरे पास है, ये पेन मुझसे कोई छीन नहीं सकता, इवन दो आई एम नॉट इट्स ओनर बट आई हैव बीन एंजॉयिंग इट्स पोजेशन फॉर अ लॉन्ग टाइम। ठीक है, मुझसे कोई ये इलीगली छीन नहीं सकता। सो a person can exercise his right over a property, can exercise his title in two ways only. तो अगर इसको कानूनी रूप से समझा जाए, अब a person can seek possession of a property in two ways. Either on the basis of ownership, आप किसी प्रॉपर्टी का कब्जा मांग सकते हैं, बोल सकते हैं कि मुझे ये प्रॉपर्टी दो। क्यों दो? क्योंकि या तो मैं इसका ओनर हूं। अगर आप किसी प्रॉपर्टी का कब्जा ओनरशिप के बेसिस पे मांगते हो क्योंकि आप उसके ओनर हो, ऐसा कहा जाएगा दैट यू आर सीकिंग पोजेशन ऑन द बेसिस ऑफ प्रोप्राइटरी टाइटल। मालिकाना हक जताते हुए अगर आप किसी संपत्ति का कब्जा चाहते हो, ऐसा कहा जाएगा दैट यू आर सीकिंग पोजेशन ऑन द बेसिस ऑफ प्रोप्राइटरी टाइटल, यू आर इट्स प्रोप्राइटर, मालिक। ठीक है, इस चीज को कहा जाता है प्रोप्राइटरी टाइटल। अगर आप किसी प्रॉपर्टी के मालिक नहीं हो और आप उस प्रॉपर्टी का पोजेशन चाहते हो क्योंकि वो प्रॉपर्टी पहले से आपके पास रही है, यू आर सीकिंग पोजेशन ऑन द बेसिस ऑफ अ टाइटल called as possessory title, called as possessory title. Okay, so there are two titles, proprietary title and possessory title, right? So प्रोप्राइटरी टाइटल क्या होता है? प्रोप्राइटरी टाइटल आप कैसे कोर्ट में साबित करेंगे? यू कैन ओनली प्रूव प्रोप्राइटरी टाइटल बाय वे ऑफ सर्टेन लीगल डॉक्यूमेंट्स। आप कोई कानूनी दस्तावेज कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत करेंगे जो ये दर्शाते हैं कि आप इस संपत्ति के मालिक हैं। ठीक है, देन यू कैन स्टैब्लिश योर प्रोप्राइटरी टाइटल कि आप इस संपत्ति के मालिक हैं, इसलिए आपको इस संपत्ति का पोजेशन मिल जाना चाहिए। नाउ द कंट्रोवर्सी अराइजेज इन रिस्पेक्ट ऑफ पोजेसरी टाइटल। ठीक है, इसमें मालिक नहीं है कोई, मालिक कहीं दूर दूर तक नहीं है। पोजेसरी टाइटल के बेसिस पर, क्योंकि ये प्रॉपर्टी मेरे पास थी, आई हैव ग्रैब्ड इट, लैंड ग्रैबिंग के जो केसेस आते हैं, संपत्ति हड़प लेना, वो पोजेसरी टाइटल के बेसिस पर ही होते हैं, क्योंकि हम इस प्रॉपर्टी पर काफी टाइम से रह रहे हैं, अब हम इसे खाली नहीं करेंगे। ठीक है, तो देयर वाज सम कंट्रोवर्सी विद रिगार्ड टू द डेफिनेशन ऑफ पोजेसरी टाइटल। कब कह दिया जाएगा कि एक व्यक्ति के पास पोजेसरी टाइटल आ गया है, किसी प्रॉपर्टी को अपने पास रखने का हक आ गया है क्योंकि वो उस पर पहले से रह रहा है, ऐसा कब कह दिया जाएगा? तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इन द केस ऑफ मोती राम वर्सेस पूना राम, सुप्रीम कोर्ट 2019, in this case honorable supreme court said that सिर्फ किसी प्रॉपर्टी में घुस जाने से, उसको हड़प लेने से आप उस प्रॉपर्टी का हक नहीं पा जाओगे। यू विल नॉट बी सेड टू हैव पोजेसरी टाइटल ओवर इट। तो टू गेट पोजेसरी टाइटल, सुप्रीम कोर्ट गेव अ न्यू टर्म जो साबित करना पड़ेगा पोजेसरी टाइटल के लिए। वो क्या है? सेटल्ड पोजेशन, स्थायी कब्जा, सेटल्ड पोजेशन। ये साबित करना पड़ेगा कि जो आदमी कब्जे में है उसके पास एक सेटल्ड पोजेशन था। अगर सेटल्ड पोजेशन साबित हो जाता है तब कह दिया जाएगा आपके पास पोजेसरी टाइटल है। अब सेटल्ड पोजेशन आता कब है? तब आ जाएगा व्हेन यू आर इन पोजेशन ऑफ अ प्रॉपर्टी फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड दिस पोजेशन इज अनडिस्प्यूटेड, अनडिस्टर्ब्ड।
आप काफी वक्त से उस प्रॉपर्टी पर रह रहे हो, आपको कोई परेशान नहीं कर रहा है, कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहा है, आपके राइट को किसी ने डिस्प्यूट नहीं किया कि नहीं आप नहीं रह सकते यहां पर, किसी ने ऐसा नहीं कहा, आप काफी वक्त से वहां रह रहे हो। सो मच सो दैट योर पोजेशन इज इवन नोन टू द ओनर। ओनर को भी नॉलेज है कि आप वहां रह रहे हो, बट द रियल ओनर इज नॉट बॉदर्ड। उस ओनर को कोई फर्क नहीं पड़ता आप उस प्रॉपर्टी पर रह रहे हो काफी टाइम से, दैट रियल ओनर इज नॉट कंसर्न। अगर ये तीनों चीज हो जाती हैं, पर्सन इज किसी प्रॉपर्टी पर काफी वक्त से है, अनडिस्प्यूटेड है, पीसफुली रह रहा है, और रियल मालिक को भी पता है कि आप रह रहे हो, you will be said to have settled possession. If you have settled possession, you will be having possessory title. आपके पास एक हक आ जाएगा वहां रहने का, possessory title आ जाएगा, बशर्ते आप उसके मालिक नहीं हो तब भी, even though you are not its owner. Okay, so I hope this is clear. This case is also important. Please write it down in your notes. This is the concept of settled possession. We have already discussed. Now, moving forward, uh, now we should understand. Now we are well versed, well armed to challenge, to discuss the section 50, section 5. Okay. Now, if we look at section 5, it reads as a person entitled to the possession. अब ये जो सेक्शन 5 के अंदर केस है, ये वही आदमी फाइल करेगा हु इज एंटाइटल्ड टू द पोजेशन। अब पोजेशन का इंटाइटल्ड कब होंगे, आपको हक कब मिलेगा, या तो आपके पास प्रोप्राइटरी टाइटल हो या आपके पास पोजेसरी टाइटल हो। सो दिस वाज द रीजन वी डिस्कस्ड टाइटल बिफोर हैंड। पर्सन केस वही आदमी फाइल करेगा जो पोजेशन, जिसके पास कब्जा पाने का अधिकार है, टाइटल है, मतलब टाइटल है। पर्सन हैविंग टाइटल कैन फाइल अ केस अंडर सेक्शन 5। ठीक है, वही आदमी कोर्ट के सामने आएगा ये स्पेसिफिक रिलीफ मांगने। किसके पोजेशन में है, ऑफ अ स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी। स्पेसिफिक प्रॉपर्टी होनी चाहिए, नॉट एनी जनरल प्रॉपर्टी। अब किसी व्यक्ति को अगर पोजेशन संपत्ति से बेदखल कर दिया गया है, तो वो कोर्ट में ये बोलेगा कि जिस प्रॉपर्टी से मुझे बेदखल किया है उसी प्रॉपर्टी का कब्जा मुझे वापस दिलाया जाए। वो ये नहीं कह सकता कि अगर ठीक है मुझे एक प्रॉपर्टी से डिस्पोजेस किया है, आप मुझे दूसरी कोई प्रॉपर्टी दिलवा दो, ऐसा नहीं हो सकता। द पर्सन मस्ट स्पेसिफिकली मेंशन दैट ही रिक्वायर्स पोजेशन ऑफ अ इमूवेबल प्रॉपर्टी। ठीक है, बिकॉज वी आर सीकिंग अ स्पेसिफिक रिलीफ, हम एक विशिष्ट अधिकार मांग रहे हैं, विशिष्ट राहत मांग रहे हैं। सो प्रॉपर्टी भी विशिष्ट होनी चाहिए, स्पेसिफिक होनी चाहिए, स्पेसिफाइड होनी चाहिए। लास्ट थिंग इज recover it in the manner provided in the CPC, Code of Civil Procedure। इसके कहने का मतलब ये है कि पर्सन हु इज एंटाइटल्ड टू पोजेशन कैन सीक रिकवरी ऑफ द प्रॉपर्टी। वो अपनी प्रॉपर्टी का कब्जा वापस पा सकता है। कैसे पा सकता है, इन अ मैनर एज इज प्रोवाइडेड बाय सीपीसी। मतलब मैकेनिज्म क्या होगा, प्रोसीजर क्या होगा, कैसे आपको रिलीफ मिलेगा। जो प्रोसीजर है, जो मैकेनिज्म है, इट इज गिवन अंडर सीपीसी। जो सीपीसी में दिया गया है मैकेनिज्म प्रोसीजर रिलीफ का, वही अपनाओगे आप अगर आप सेक्शन 5 के अंडर कोर्ट के सामने आ रहे हो। तो इफ यू वांट टू सीक अ स्पेसिफिक रिलीफ अंडर सेक्शन 5, यू विल हैव रिकोर्स टू सीपीसी। सीपीसी में जो मैकेनिज्म दिया है उसके थ्रू आओगे। तो नाउ वी शुड नो व्हाट इज द मैकेनिज्म इन सीपीसी। manner how we can recover, manner that is provided by CPC 1908। now CPC में क्या है, section 9 read with section 16 clause A of CPC। अब जो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट सेक्शन 5 में केस फाइल होता है कोर्ट में, वो इन दोनों सेक्शंस की हेल्प लेकर फाइल होता है। Now if we write these thing in our mains examination,
you will get extra marks, you will fetch extra marks because the examiner will know that you have understood the concept from the very gist. ठीक है, आप पूरी तह तक जा चुके हैं, you also know the practical aspect of it. ठीक है, recover, you also know the manner in which the relief can be secured. ठीक है, so the mechanism which is provided in CPC is very basic. एक सूट फाइल होता है, एक सिविल सूट फाइल होता है, केस, एक सिविल केस को जो एक सिविल कोर्ट में फाइल होता है उसको सूट कहा जाता है. So for seeking the relief under section 5, the plaintiff will file a suit. सूट फाइल करेगा, ट्रायल कंडक्ट होगी, ट्रायल कंडक्ट करी जाएगी, मतलब एविडेंसेस लिए जाएंगे, विटनेसेस को बुलाया जाएगा दोनों साइड से. जब ये ट्रायल कंक्लूड हो जाएगी, सो कोर्ट विल पास अ डिक्री इन फेवर ऑफ अ पार्टी. एक डिसीजन दे देगी कि जिस व्यक्ति को बेदखल किया गया है क्या उसको पोजेशन वापस मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए. ये चीज डिक्री के माध्यम से हमें पता चलेगी. सो दिस इज द मैकेनिज्म इन ब्रीफ दैट इज डिस्कस्ड, दैट इज प्रोवाइडेड इन सीपीसी, विच विल बी फॉलोड, जो कि सेक्शन 5 का रिलीफ पाने के लिए हमें फॉलो करना पड़ेगा. ठीक है, तो बॉटम लाइन यही है, सेक्शन 5 का रिलीफ चाहते हो तो पहले सूट फाइल करोगे. ठीक है, यही मैनर है सीपीसी का. Okay, now moving forward, we are at this juncture now we can understand and appreciate the nature and scope of section 5. So the nature and scope of section 5 is this, that section 5 is a very ordinary suit. ये एक सामान्यवाद है. सामान्यवाद है मतलब it will take long time to conclude. We are well versed, हमें बहुत अच्छे से पता है the situation of pendency and the backlog of cases in India. तो और ये तो एक प्रॉपर्टी का मुकदमा है. We know that it takes year to decide. So it is nothing special, it is an ordinary suit. संपत्ति पोजेशन को आप वापस चाहते हो, एक ऑर्डिनरी नेचर का सूट है, काफी वक्त लेगा इसका निवारण होने में, कंक्लूड होने में, एक रिलीफ मिलने में. ओके, नेक्स्ट थिंग इज सेक्शन 5 इज बेस्ड ऑन टाइटल. सेक्शन 5 का जो पूरा मुकदमा है वो टाइटल पर बेस्ड होता है. टाइटल का पूरा खेल है, किसके पास बेहतर टाइटल है. पर्सन हैविंग better title will win the case and get the possession of the property. तो सेक्शन 5 का जो केस फाइल होता है तो कोर्ट के सामने जो मेन इश्यू होता है, इश्यू जो फ्रेम होगा, इश्यू जो होगा ऑर्डर 14 के अंदर फ्रेम होते हैं और सीपीसी, जो इश्यू होगा वो टाइटल का ही होगा. किसके पास इस प्रॉपर्टी का कब्जा रखने का, पोजेशन रखने का बेहतर हक है, कौन ही इस हक को बेहतर साबित कर पा रहा है, उस व्यक्ति को जीत मिलेगी, उस व्यक्ति को संपत्ति का पोजेशन दिया जाएगा. ठीक है, तो एवरीथिंग रिवॉल्व्स अराउंड द पोजेशन. किसके पास बेहतर पोजेशन है, प्रोप्राइटरी है, तो यू विल हैव टू गिव लीगल डॉक्यूमेंट्स. अगर पोजेसरी क्लेम कर रहे हो टाइटल, यू विल हैव टू प्रूव दैट यू हैव बीन एंजॉयिंग सेटल पोजेशन. ठीक है, तो बेहतर टाइटल जिसके पास होगा, बेहतर हक होगा उस प्रॉपर्टी को अपने पास रखने का, उसको वो संपत्ति मिलेगी. ओके, नाउ दिस टेक्स अस टू अनदर स्टेटमेंट, अनदर प्रिंसिपल. सेक्शन 5 is based on the principle that possession follows title. इसके कहने का यही, this statement was reiterated in the case of Nazir versus Kamla by Honorable Supreme Court. कहने का मतलब यही है, सेक्शन 5 किस सिद्धांत पे बेस्ड है, इस पे बेस्ड है, पोजेशन संपत्ति का उसी व्यक्ति को दिया जाएगा जिसके पास बेहतर हक है उसे अपने पास रखने का. पोजेशन विल फॉलो द पर्सन हु हैज बेटर टाइटल. तो इन शॉर्ट फॉर्म हम इनको तीन लफ्जों में ऐसे लिख सकते हैं कि पोजेशन फॉलोज टाइटल. अगर ये स्टेटमेंट आता है तो वी विल नो दैट सेक्शन 5 के बारे में बात हो रही है.
अगर ये मेंस में आता है कि राइट शॉर्ट नोट ऑन दिस स्टेटमेंट वी आर टू राइट सेक्शन 5। अगर प्री में पूछा जाता है कि पोजेशन फॉलोज टाइटल इज बेस्ड ऑन विच सेक्शन फॉर्म्स द फाउंडेशन ऑफ विच सेक्शन, वी विल मार्क सेक्शन 5। ओके, आई होप दिस इज क्लियर। नाउ द लास्ट पॉइंट विच इज इंपॉर्टेंट is the limitation period with respect to the section 5। अब ये limitation period क्या होता है? Limitation period is provided in an act called as Limitation Act 1963। ठीक है, जिसको हम we will discuss this act in detail in the next series of Limitation Act। तो limitation period क्या होता है? कानून ऐसा कहता है कि हमें अगर कोर्ट से कोई रिलीफ चाहिए, कोई राहत चाहिए, तो वी कैन नॉट वेट फॉर अनलिमिटेड पीरियड, वी हैव टू बी विजिलेंट। हमें अपने राइट के लिए, अपने राइट का जो नुकसान हो रहा है उसके लिए हमें विजिलेंट होना पड़ेगा, सजग होना पड़ेगा। वी कैन नॉट बी केयरलेस। तो इफ वी वांट टू सीक अ लीगल रेमेडी वी विल हैव टू रीच अ कोर्ट विद इन अ स्टिपुलेटेड टाइम। कुछ स्पेसिफिक पीरियड के अंदर हमें कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ेगा और कहना पड़ेगा कि हमसे हमारा ये हक छीन लिया गया है, यू प्लीज गिव अस रिलीफ। ठीक है, अब जो पीरियड जिसके अंदर हमें कोर्ट के सामने आना पड़ेगा उस पीरियड को हम लिमिटेशन पीरियड कहते हैं। ठीक है, अगर उस पीरियड के बाद आप कोर्ट के सामने आओगे, कोर्ट विल रिफ्यूज टू गिव यू रिलीफ। कोर्ट मना कर देगा कि आप इतने सालों तक सो रहे थे, वी विल नाउ नॉट गिव यू रिलीफ। ओके, तो इफ पोजेशन सेक्शन 5 में हमें पता है टाइटल के बेसिस पर क्लेम होता है, और टाइटल दो होते हैं, प्रोप्राइटरी टाइटल, पोजेसरी टाइटल। अगर आप किसी संपत्ति का पोजेशन इस बिना पे मांग रहे हैं कि आप उस प्रॉपर्टी के मालिक हैं, तो यू आर क्लेमिंग पोजेशन ऑन द बेसिस ऑफ प्रोप्राइटरी टाइटल। तो द सूट विल बी फाइल्ड विद इन 12 years of possession becoming adverse। Now possession becoming adverse is nothing but a situation which arises when there is denial of the ownership of the owner। 12 साल कब से काउंट होंगे? जब पोजेशन एडवर्स हो जाए। अब इसको आप ऐसे समझें कि ए एक प्रॉपर्टी का मालिक है और वो इस प्रॉपर्टी में नहीं रहता, उसने अपने रिलेटिव को, बी को, इस प्रॉपर्टी में रहने का कंसेंट दे दिया है। अब इस प्रॉपर्टी में बी रह रहे हैं, ए नहीं रह रहे, तो ओनर इज ए। नाउ आफ्टर फ्यू इयर्स बी सेज कि भैया आप मालिक नहीं हो, मैं मालिक हूं। नाउ बी इज डिनाइंग द ओनरशिप, द प्रोप्राइटरी टाइटल ऑफ ए। तो ए विल फाइल अ केस अंडर सेक्शन 5 ऑन द बेसिस ऑफ प्रोप्राइटरी टाइटल। इसके पास क्योंकि मालिक है तो अपने घर के कागजात भी होंगे, ये केस लेकर जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ प्रोप्राइटरी टाइटल। कितने सालों के अंदर इसको ये केस दाखिल करना पड़ेगा? 12 सालों के अंदर। जिस डेट से बी ने इसकी मुखालफत करी, ये मना कर दिया कि ये प्रॉपर्टी आपकी नहीं है, ये प्रॉपर्टी मेरी है, उस डेट से 12 साल के अंदर। ठीक है, इसका लिमिटेशन पीरियड ऑन द बेसिस ऑफ प्रोप्राइटरी टाइटल इज 12 years। राइट, नाउ a person is not owner and he is merely possessing it on the ground of previous possession। ठीक है, पोजेसरी टाइटल के बेसिस पे फाइल कर रहा है, वो उसका मालिक नहीं है, पर क्योंकि वो हक इस बिना पर जता रहा है कि क्योंकि ये प्रॉपर्टी मेरे पास बहुत सालों से थी, इसलिए आगे भी रहेगी, इस टाइटल को पोजेसरी टाइटल कहा जाता है। सूट फाइल होगा विद इन 12 years ऑफ डिस्पोजेशन। जिस दिन से उसे बेदखल कर दिया गया उस दिन से 12 सालों के अंदर ही विल हैव टू फाइल अ सूट इन सिविल कोर्ट। अगर 12 साल से डिले हो जाता है दोनों केसेस में, ही विल हैव नो रेमेडी। दिस इज द लिमिटेशन पीरियड। राइट, अगर इसको इसी एग्जांपल में समझा जाए, इफ वी टेक एग्जांपल दैट ए इज नॉट द ओनर, ये इस प्रॉपर्टी में 11 साल से रह रहा है, बट ये इस प्रॉपर्टी का ओनर नहीं है। ये 11 साल से यहां रह रहा है बट इस प्रॉपर्टी का ओनर नहीं है। अब बी आता है यूजिंग हिज मसल एंड मनी पावर, अपने रुतबे का इस्तेमाल करते हुए बी इसको फोर्सिबली ए को इसकी प्रॉपर्टी से निकाल देता है। बी इज ऑल्सो नॉट द ओनर, ही इज नॉट हैविंग एनी डॉक्यूमेंट्स
सेम इज द सिचुएशन फॉर ए। दोनों के पास कोई कागजात नहीं है, बस ऐसे ही रह रहे हैं। तो ए 11 साल से रह रहे थे, पर बी आते हैं, इनको हटा देते हैं और पिछले 11 महीने से यहां रह रहे हैं। नाउ इन दिस केस ए हैज पोजेसरी टाइटल बिकॉज ही हैज सेटल्ड पोजेशन। 11 साल से वहां रह रहे हैं, काफी लंबा वक्त है, अनडिस्टर्ब्ड रह रहे थे, ओनर को भी पता था, and he has been enjoying his quiet possession from 11 years. So he has possessory title. He can file a case under section 5 on the basis of possessory title and get possession back from P. कितने वक्त के अंदर ये सूट फाइल करना है? 12 सालों के अंदर। जिस डेट में, अगर मान लीजिए वाई डेट में बी ने ए को घर से बेदखल कर दिया जबरदस्ती, तो इस वाई डेट से 12 सालों के अंदर अंदर ए को केस फाइल करना पड़ेगा बी के खिलाफ। 12 साल से एक दिन भी ज्यादा हुआ तो his case will fail. Court will say that you have been careless, we will not grant you any relief. So I hope this section 5 is clear. We have had an exhaustive discussion. मैं आपको एश्योर कर सकता हूं कि इन सब कंसेप्ट्स के अलावा जो हमने डिस्कस करे हैं, इसके अलावा आपसे कुछ और नहीं पूछा जाएगा, बी इट इंटरव्यू, मेंस और प्री, राइट? So thank you so much for joining. And if you have any doubt, leave a comment and give us a like. Thank you so much.